स्टूडेंट्स, तो उसके आगे के जो क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में देखे थे उनको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 104, सीस्मिक रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन। सीस्मिक रिफ्लेक्शन जो होता है, या रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, परावर्तन, और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अपवर्तन। तो सीस्मिक रिफ्लेक्शन है वो कब होता है, तो कोर कंसेप्ट क्या है सीस्मिक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन होता है उसी तरीके से सीस्मिक में भी होता है। तो जो सीस्मिक वेव होती है वो जब इनकाउंटर करती है किसी बॉडी को बिटवीन टू रॉक्स लेयर जिनकी डिफरेंट एक्वास्टिक इम्पिडेंस होती है। सो डिफरेंट जो एक्वास्टिक इम्पिडेंस होता है जिसका मतलब है डेंसिटी इनटू वेलोसिटी होता है कि तो उस टाइम पे जो एनर्जी है वो या तो रिफ्लेक्ट करेगी या तो रिफ्रैक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट मतलब है कि वो उस लेयर से, मान लीजिए कोई लेयर है, यहाँ से एनर्जी आएगी, यहाँ पे उसको कॉन्ट्रास्ट मिला तो वो बैक कर जाएगी, उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्ट। और जब कोई एक एनर्जी आएगी, यहाँ पे उसे कॉन्ट्रास्ट मिला बट उसके बाद भी वो दूसरी लेयर में चली गई तो उसको हम बोलेंगे कि एनर्जी रिफ्रैक्ट कर रही है। सो सीस्मिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन सीस्मिक वेव रिटर्न बैक या बिकम बाउंस बैक फ्रॉम इंटरफेस प्लेटिंग टू जियोलॉजिकल लेयर्स, तो उसको हम बोलते हैं सीस्मिक रिफ्लेक्शन। जैसे इको हो रहा हो वॉल से, या फिर लाइट रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम मिरर, उसको हम बोलते हैं सीस्मिक रिफ्लेक्शन। अब जो जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है सीस्मिक रिफ्लेक्शन का वो किस लिए होता है, हमारा पढ़ते क्यों हम जियोलॉजी में रिफ्लेक्शन को सीस्मिक के। सो जो रिफ्लेक्शन सर्वे है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल मेथड होता है फॉर द पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड बेसिन एनालिसिस, स्ट्रक्चरल मैपिंग। ये हेल्प करता है हमें टू आइडेंटिफाई एंटीक्लाइन, फॉल्ट, साल्टोम, स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप्स एक्सेट्रा। तो रिफ्लेक्शन होता क्यों है ये हमने देख लिया, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी और सीस्मिक वेलोसिटी है वो उनके बीच में एक डिफरेंट क्रिएट हो जाता है एक बाउंड्री लेयर पे। जैसा ही जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। ओके, सो सीस्मिक वेव बेंड होती है फर्स्ट ऑप्शन, उसका मतलब है बेंड वाइल क्रॉसिंग बाउंड्री। बेंड कब होगी, जब रिफ्रैक्शन होगा। सीस्मिक वेव बाउंस बैक फ्रॉम अ बाउंड्री, सीस्मिक वेव बाउंस होगी, मतलब हमारा सही ऑप्शन रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, बिहेवियर। एक काम करते हैं हम लोग इसको दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो जो वेव है उसका बिहेवियर कैसा होगा, वेव बिहेवियर, तो ये बाउंस बैक करेगी एंड जो रिफ्रैक्शन होगा उस पर इंटर करेगी नेक्स्ट लेयर में। इनका कॉज क्या होगा, इम्पिडेंस कॉन्ट्रास्ट होगा तो हमारा रिफ्लेक्शन होगा। इम्पिडेंस कॉन्ट्रास्ट वहाँ लिखा होता है सो IC लिख देते हैं। एंड अगर वेलोसिटी कंट्रास्ट है तो रिफ्रैक्शन होगा। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में कौन यूज होता है, सो जो रिफ्रैक्शन है वो एज सप्लीमेंट्री यूज होता है एंड रिफ्लेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन। डायरेक्शन कैसी होगी, इस पर रिटर्न करेगा अपवर्ड, सो रिटर्न अपवर्ड। एंड जो रिफ्रैक्शन मेथड इसमें क्या होगा, पाथ चेंज करेगा। ओके, तो ये होता है सीस्मिक रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन में R रिटर्न का काम करेगा और रिफ्रैक्शन में R का मतलब हम याद रख सकते हैं रीडायरेक्ट। तो इस तरीके से भी हो गई कि रिफ्लेक्शन का R रिफ्रैक्ट मूव कर रहा है और जो रिफ्रैक्शन है उस पर रीडायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन वेयर सीस्मिक एनर्जी इनिशिएट विद इन द अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं। तो जब कोई भी सीस्मिक एनर्जी है जहाँ पर वो अर्थ से जनरेट हो रही है अर्थ के इंटीरियर में, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर। अब हाइपोसेंटर और एपिसेंटर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो अर्थक्वेक जहाँ पर अकर होता है, जहाँ पर रप्चर बिगेन होता है इनसाइड द अर्थ, उसको बोलते हैं हम हाइपोसेंटर, या फिर उसको बोल सकते हैं हम फोकस। ओके, और इस पॉइंट से एनर्जी जब मतलब क्या होती है, रीडायरेक्ट होती है, हर डायरेक्शन में एनर्जी या इस पॉइंट से निकल रही होगी। तो हाइपोसेंटर क्या हो गया, द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर रॉक फर्स्ट ब्रेक एंड सीस्मिक एनर्जी इज रिलीज। ओके, तो ये क्या है, एक्चुअल ओरिजिन पॉइंट है।
एक्चुअल ओरिजिन पॉइंट है। लोकेटेड कहाँ होगा? बिलो द अर्थ सरफेस। ये सोर्स किस चीज़ का है? पी एंड एस वेव का। और जब ये सोर्स है जहाँ पर से ये सॉरी निकल रही है, मान लो ये कोई अगर अर्थ सरफेस थी, इसके अंदर यहाँ कहीं पर था, तो इससे जो वर्टिकली सरफेस पे इसका एक्सटेंशन होगा, जो सरफेस पे पॉइंट होगा डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर, उसको हम बोलते हैं ईपी सेंटर। तो ये क्या है? सरफेस लोकेशन है अर्थक्वेक की, सरफेस लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक है। यूजुअली एक्सपीरियंस करता है स्ट्रॉन्ग शेकिंग को, और रिपोर्ट करता है जो न्यूज़ और रिपोर्ट होती हैं जिनमें अर्थक्वेक के बारे में बताते हैं, वो किसको देख रहे होते हैं? वो ईपी सेंटर को देख रहे हैं। तो हाइपो सेंटर से वर्टिकली जो अर्थ सरफेस पे पॉइंट है उसको हम बोलते हैं ईपी सेंटर। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है। सो ईपी सेंटर क्या होगा? सरफेस पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस। हाइपो सेंटर एक्चुअल पॉइंट वेयर सीस्मिक एनर्जी ओरिजिनेट। नेक्स्ट है जोन ऑफ मैक्सिमम डैमेज। जोन ऑफ मैक्सिमम डैमेज कहाँ होगा? पास में होगा, नियर द एपी सेंटर होगा, बट ओरिजिन पॉइंट नहीं है। जोन ऑफ मिनिमम डैमेज, ये तो जो जितना दूर चला जाएगा उतना ही उसमें फिर कम डैमेज होता जाएगा। तो हाइपोसेंटर क्या हो गया? ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ। ईपी सेंटर क्या हो गया? पॉइंट ऑफ सरफेस अबव फोकस। डेप्थ ऑफ फोकस क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन हाइपोसेंटर एंड अर्थ सरफेस। जो ईपी सेंटर और हाइपोसेंटर के बीच में डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं। अब बेस्ड ऑन डेप्थ अर्थक्वेक को भी हम डिवाइड करते हैं वेरियस पार्ट में। जैसे लेस देन अगर 70 किलोमीटर है तो सेलो फोकस अर्थक्वेक, अगर 70 to 300 है तक तो किलोमीटर हो गया इंटरमीडिएट, और अगर 300 to 700 किलोमीटर है तो हो गया डीप फोकस। सो हाइपो मतलब बिलो द सरफेस एंड ईपी मतलब अपॉन या अबव, सो ऑन द सरफेस या अबव द फोकस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sorry. Okay. So a seismograph is a device used to, seismograph जो डिवाइस है वो किसके लिए यूज होती है? वो यूज होती है फॉर रिकॉर्डिंग वाइब्रेशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अब सीस्मोग्राफ क्या है? सीस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है सीस्मिक वेव्स के जनरेशन को, वो चाहे अर्थक्वेक से जनरेट हो, वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू हो, एक्सप्लोजन से हो, या फिर और भी किसी टाइप का ग्राउंड वाइब्रेशन हो, वो हम सीस्मोग्राफ से रिकॉर्ड करते हैं। और जो रिकॉर्डेड ट्रेस है उसको हम क्या बोलते हैं? सीस्मोग्राम। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया पे वर्क करता है। तो ये भी पूछ सकता है कि जो सीस्मोग्राफ है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया पे वर्क करता है। अब एक फिक्स्ड फ्रेम अटैच होता है ग्राउंड से, और एक सस्पेंडेड मास होता है या फिर पेंडुलम होता है, और एक रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है। ये तीनों कंपोनेंट मिला करके सीस्मोग्राफ बनाते हैं। अब जैसे ही ग्राउंड मूव करता है तो फ्रेम भी मूव करेगा। मतलब ये फ्रेम ऐसे लगा हुआ है, ये नीचे पेपर लगा हुआ है रिकॉर्ड करने के लिए इंक को। जैसे ग्राउंड मूव करेगा तो पेंडुलम भी मूव करेगा, पेंडुलम मूव करेगा तो नीचे वाइब्रेशन का जो पैटर्न है वो भी बनता जा रहा होगा। सो इस तरीके से रिलेटिव मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है, और जो रिकॉर्ड होता है उसको बोलते हैं हम सीस्मोग्राम। तो सीस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट, सीस्मोग्राम रिकॉर्डेड ट्रेस, सीस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अब यूज क्या है? सो अर्थक्वेक की डायरेक्शन डिटरमाइन करता है कि टाइम ऑफ ऑकरेंस क्या था, मैग्नीट्यूड क्या है, उसका एपिसेंटर कहाँ पे है। अर्थ के जो इंटीरियर है उसकी स्टडी में भी हम यूज करते हैं, एक्सप्लोरेशन में भी यूज करते हैं हम, जैसे जियो उसमें यूज करते हैं पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में। अब जो अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड है उसको किसने डिफाइन किया था या डेवलप किया था इस मेथड को? तो जो रिचर हैं, जिनके यहाँ मैग्नीट्यूड स्केल भी पढ़ते हैं, तो उन्होंने मैग्नीट्यूड बताया और जो रिएक्टर स्केल थी उसको दिया। ओके, और एक इंटेंसिटी स्केल होती है। इंटेंसिटी स्केल किसने दी थी? जो मर्केली स्केल है उसको हम इंटेंसिटी स्केल भी बोलते हैं। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड लॉगिंग मेथड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर सेचुरेशन। वाटर सेचुरेशन के बारे में कौन होता है जो कि हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन देता है? तो इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? रेजिस्टिविटी लॉग। बट अगर रेजिस्टिविटी लॉग ऑप्शन में ही नहीं है, जैसे इस पे नहीं है, तो बेस्ट सुटेड तो रेजिस्टिविटी है, बट रेजिस्टिविटी के बाद जो सुटेबल मेथड है वो है हमारा एसपी लॉगिंग मेथड। ओके, सो वाटर सेचुरेशन होता क्या है? सबसे पहले तो जो भी फ्रैक्शन है पोर स्पेस का एंड ऑक्युपाइड बाय वाटर्स का, उसको हम बोलते हैं वाटर सेचुरेशन। सो
वाटर सैचुरेशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन पोर वॉल्यूम। अब पेट्रोलियम जियोलॉजी में भी यूज होता है, वाटर, ऑयल, गैस, ये सारे कुछ को यूज करते हैं हम। अब जो स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल मेथड या एसपी मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं हम बोरहोल फ्लूइड में और जो फॉर्मेशन वाटर है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा करंट अप्लाई नहीं होती है, इसमें जो इंटरनल करंट है उसी को मेजर करते हैं हम। और पोटेंशियल डेवलप किसकी वजह से होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट की वजह से होगा एंड इलेक्ट्रोकाइनेटिक इफेक्ट की वजह से होगा। सो जो एसपी मेथड है, स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल है, वो रिस्पॉन्ड करेगा स्ट्रांगली इन परमिएबल फॉर्मेशन या फिर वाटर बियरिंग फॉर्मेशन में। इनका जो इफेक्ट है वो हमें स्ट्रॉन्ग दिखेगा, यानी कि ज़्यादा दिखेगा, और जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं परमिएबल बेड्स को एंड एस्टिमेट कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर सैलिनिटी को एंड इन्फर कर सकते हैं वाटर सैचुरेशन को। ओके, इनडायरेक्टली। तो हिस्टोरिकली जो एसपी मेथड है वो भी यूज हुआ करता था हमारा किसमें, जो वाटर बियरिंग सॉल्यूशन होल्स हैं उनको चेक करने में। ओके, सोनिक लॉगिंग है। सोनिक लॉगिंग क्या करती है, एक्वेस्टिक टाइम ट्रेवल को देखती है, पोरोसिटी एंड लिथोलॉजी को देखती है, तो ये भी यूज नहीं होगा। एसपी लॉग हमारा यूज होता है परमेबिलिटी, फॉर्मेशन, वाटर एंड वाटर बियरिंग जोन्स को देखता है। डेंसिटी लॉगिंग, डेंसिटी में पोरोसिटी एंड लिथोलॉजी डिटर्मिनेशन होता है। न्यूट्रॉन में पोरोसिटी एंड गैस डिटेक्शन का होता है। सो एसपी किस में हुआ, परमेबिलिटी एंड वाटर बियरिंग। रेजिस्टिविटी, हाइड्रोकार्बन एंड वाटर डिस्क्रिमिनेशन। एंड सोनिक लॉग फॉर पोरोसिटी, डेंसिटी लॉग पोरोसिटी एंड लिथोलॉजी, न्यूट्रॉन लॉग फॉर पोरोसिटी एंड गैस इफेक्ट। ओके, तो ये हो गया। अब जो मॉडर्न पेट्रोफिजिक्स है उस पर रजिस्टिविटी लॉग्स है उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं, हमने देख लिया। और इसको क्वांटिटेटिवली किसकी वजह से देखते हैं हम, जो आर्ची इक्वेशन है, आर्ची इक्वेशन की हेल्प से हम इसको देखते हैं। किसी और क्वेश्चन में हम लोग आर्ची इक्वेशन के बारे में भी देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट, which of the following radioactive elements show highest abundance in the earth crust? इनमें से कौन सा रेडियोएक्टिव मेथड है जो हमारा हाईएस्ट अबंडेंस को शो करता है इन अर्थ क्रस्ट। अब नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट पे कौन कौन से हैं, तो मोस्टली 3 जो एलिमेंट है वो अर्थ क्रस्ट पे हमें मेजरली मिलते हैं। एक तो पोटेशियम, थोरियम एंड यूरेनियम। सो पोटेशियम 40, यूरेनियम 232 एंड थोरियम 232 एंड जो यूरेनियम 238 है, ये हमें मिलते हैं जो क्रस्ट पे है। अब हमें सबसे ज़्यादा मिलता है पोटेशियम, पर पोटेशियम क्यों मिलता है, पोटेशियम वैसे तो स्मॉल फ्रैक्शन में मिलता है जो नेचुरल पोटेशियम है, बट ये जो तीनों ही एलिमेंट है इन तीनों में सबसे ज़्यादा हमें पोटेशियम मिलता है। ओके, क्यों, क्योंकि जो क्रिस्टल मिनरल है जैसे फेल्ड्स्पार है, इस पर पोटेशियम है, माइका इसमें पोटेशियम है, क्ले मिनरल्स इनमें भी पोटेंशियल है, तो इसकी वजह से जो एवरेज क्रिस्टल अबंडेंस है वो पोटेशियम की ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो हमें जो सबसे ज़्यादा मिल रहा है वो पोटेशियम है। जो रेडियम है, रेडियम हमें ट्रेस अमाउंट में मिलता है। यूरेनियम है 2 to 3 ppm मिलता है। थोरियम है वो 10 ppm मिलता है अप्रॉक्स, तो पोटेशियम मिलता है। अब पोटेशियम रिच रॉक कौन सी है, ग्रेनाइट, रायोलाइट या फिर कोई भी जो पोटेशियम फेल्ड्स्पार रिच रॉक होगी। पोटेशियम रिच मिनरल्स कौन से हो गए, ऑर्थोक्लेस, माइक्रोक्लीन, मस्कोवाइट, बायोटाइट, तो ये सारे के सारे हमको बहुत अच्छे से मिलते हैं इसलिए। और ये मिनरल प्रोड्यूस क्या करते हैं, हाई गामा रेडिएशन को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो इसका किस तरीके से बन जाएगा, पोटेशियम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में थोरियम है और लास्ट में हमारा यूरेनियम है क्रिस्टल बने। सो ऐसे भी पूछ सकता है कि पोटेशियम में जब मेजर रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट है, हम लोग देखते हैं पोटेशियम की रॉक भी मिलती है, पर कोई ऐसे नहीं है ना क्रस्ट पे कि यूरेनियम की रॉक मिल रही है, मिलते हैं यूरेनियम के और मिल रहे हैं या फिर थोरियम के और मिल रहे हैं, बट ऐसे रॉक पे उतना कॉमनली नहीं मिलते हैं ना, जैसे रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं उन जो के और उनमें भी वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए हमारा जो मोस्ट अबंडेंट रॉक है वो कौन सी हो गई हमारी, पोटेशियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉग कॉम्बिनेशन गिव द बेस्ट फ्रैक्चर आइडेंटिफिकेशन। तो इससे पहले वाले में जो हमारा वाटर वाला है उस पर देखा था कि फ्रैक्चर आइडेंटिफिकेशन है जो वो कौन सा हमारा देखता है। तो सोनिक एंड डेंसिटी जो लॉग है, सोनिक एंड डेंसिटी, सोनिक क्या होता है, साउंड वाला जो होता है, सो सोनिक एंड जो डेंसिटी है वो हमारा देखते हैं फ्रैक्चर आइडेंटिफिकेशन देखते हैं ये हमें। अब कैसे फ्रैक्चर अफेक्ट करते हैं वेल लॉग्स को, फ्रैक्चर क्या क्रिएट करेंगे, एक तो एडिशनल पोर स्पेस को क्रिएट करेंगे,
पोर स्पेस क्रिएट करेंगे। इसके अलावा जो बल्क डेंसिटी है उसको डिक्रीज़ कर देंगे। जब पोर स्पेस बढ़ गए तो बल्क डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और जो सीस्मिक या फिर एकॉस्टिक वेव ट्रैवल है उसको भी लो कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो लॉग्स हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं रॉक डेंसिटी को या फिर एकॉस्टिक वेलोसिटी को, वो पर्टिकुलर इफेक्टिव होंगे फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्ड जोन। तो सोनिक लॉग में क्या होता है, हम डेल्टी को निकालते हैं जो कि एकॉस्टिक वेव्स को देखती है थ्रू द फॉर्मेशन। तो इसमें भी इफेक्ट होगा फ्रैक्चर्स का, जैसे कि फ्रैक्चर इंटरप्ट करेंगे वेव प्रोपोगेशन को, इंक्रीज करेंगे ट्रैवल टाइम को, रिड्यूस करेंगे एकॉस्टिक वेलोसिटी को। तो अगर हायर डेल्टी मिल रहा है हमको तो वो इसका मतलब है कि हमारा जो यहाँ पे वेव्स है वो स्लो मूव कर रही है। तो फ्रैक्चर जोन क्या करेगा, अपीयर करेगा एज अ एनोमली। इसी तरह जो डेंसिटी लॉग है, डेंसिटी लॉग क्या मेजर करता है बल्क डेंसिटी ऑफ फॉर्मेशन। इस पर भी हमारा इफेक्ट करेगा। अपेरेंट बल्क डेंसिटी इसकी भी डिक्रीज होगी। इस तरीके से हमारा अलग अलग को डिफरेंट करता है। अब जो न्यूट्रॉन एंड डेंसिटी लॉग है ये क्या है, क्लासिकली पोरोसिटी लॉग तो है, पर इसके साथ साथ ये एक्सीलेंट किस लिए होंगे, लिथोलॉजी, गैस इफेक्ट एंड पोरोसिटी, बट फ्रैक्चर्स के लिए आइडेंटिफाइबल नहीं है। ओके, सो एक बार और अगर हम देखें तो जो सोनिक है उस पर वेलोसिटी या ट्रैवल टाइम, डेंसिटी बल्क डेंसिटी, न्यूट्रॉन लॉग फॉर हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एंड पोरोसिटी, रेजिस्टिविटी फॉर फ्लूइड कंटेंट एंड स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल फॉर परमेबिलिटी एंड फॉर्मेशन वाटर। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एंड एविडेंस फॉर द लिक्विड आउटर कोर इज, लिक्विड आउटर कोर के लिए हमारा एविडेंस क्या होता है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे पी वेव साइडोजोन दिया हुआ है, एस वेव साइडोजोन नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे, पी वेव साइडोजोन को करेक्ट आंसर। अब हम पता कैसे करते हैं आउटर कोर को, ये अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस हमें बिहेवियर ऑफ सिस्मिक वेव का मिलता है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। जो पी वेव है वो ट्रेवल करती है थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड, जो एस वेव है वो ट्रेवल करती है ओनली थ्रू द सॉलिड। सो जो ये वेव है ये जैसे जैसे मूव करती है अर्थ के इंटीरियर में, हमें उसके बारे में बताती है। पी वेव का जो शैडो जोन है, तो पी वेव जैसे ही रीच करती है बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड आउटर कोर, कहाँ पे, गुटेनबर्ग जो डिसकंटिन्यूटी है वहाँ पे जाती है, तो वो इंटर करती है लिक्विड मीडियम में। और ये जैसे ही सडन लिक्विड मूवमेंट आता है, लिक्विड मीडियम आता है, तो सडन डिक्रीज होता है इन सीस्मिक वेलोसिटी एंड जो रिफ्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो पी वेव जो है वो बेंड हो जाती है शार्पली और एक सैडोजोन क्रिएट होता है। पी वेव का सैडोजोन किसके किसके बीच में होता है, 103 to 142 डिग्री पे हमें इसका सैडोजोन मिलता है। ये फिनोमेना हमारा एक्सप्लेन करता है कि जो कोर है वो लिक्विड मीडियम में है। और इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एविडेंस कौन शो करता है, सपोर्टिंग एविडेंस शो करता है हमारा एस वेव। एस वेव ट्रेवल ही नहीं कर सकता है लिक्विड मीडियम में, इसीलिए जो एस वेव है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है बियॉन्ड द आउटर कोर। और डायरेक्ट एस वेव रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता है अपोजिट साइड ऑफ अर्थ, क्योंकि वो डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता है कोर को। तो ये भी डायरेक्ट एविडेंस की तरह वर्क करता है कि जो आउटर कोर है वो हमारा लिक्विड है। अब एस्टेनोस्फीयर क्या है, वीक पार्शियली मोल्टन लेयर है इन अपर मेंटल। ये होगा अर्थ हीट फ्लो, ये इंडिकेट करता है इंटरनल हीट को बट प्रूव नहीं करता है कि लिक्विड स्टेट में है। पी वेव साइडोजोन ये स्ट्रांगली बताता है हमको। ठीक है, सो ये हो गया। बाकी आप लोगों को हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जो बताया था, आपका होमवर्क क्या, आपको बताना है मोहो, गुटेनबर्ग एंड लेहमान किसके किसके बीच में ये तीनों डिसकंटिन्यूटी हैं। फर्स्ट मोहो, सेकंड गुटेनबर्ग, थर्ड है हमारी लेहमान। तो आपको ऐसे बताना है मोहो, क्रस्ट, मेंटल, इस तरह का। ओके, सो आई होप आप लोग आंसर करेंगे। ऐसे तो नहीं करेंगे पता है हमें, पर होप सो शायद आप कर लें। नेक्स्ट, हु डेवलप अ वे टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एन अर्थक्वेक। अभी हम लोगों ने इसको देखा कि किसने मैग्नीट्यूड के बेस पे हमारी जो अर्थक्वेक मेजरमेंट की स्कीम है वो प्रपोज की थी, सो वो की थी चार्ल्स रिक्टर ने, जिन्होंने हमारा सीस्मोग्राफ मेथड को इंट्रोड्यूस कराया था। अब इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड हमेशा मेज़र करता है एनर्जी रिलीज हुई है जो, सो मैग्नीट्यूड मेजर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एट इट्स सोर्स, कितनी एनर्जी सोर्स से रिलीज हो रही है उसको देखता है। सो ये इंटेंसिटी को नहीं देखता है, इंटेंसिटी से अलग है। इंटेंसिटी वाली कौन सी स्केल होती है, हमारी मर्क्यूरी स्केल होती है। इन दोनों के बीच में कन्फ्यूज मत करिएगा। सो ये डेवलप कब हुई थी, 1935 में हुई थी। चार्ल्स फ्रांसिस जो रिक्टर थे इन्होंने की थी। ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उस टाइम पे वर्क कर रहे थे। और तो ये सारा
आई थिंक नहीं आना चाहिए, बट ये आ सकता है कि ये एक तरीके की लॉगरिथमिक स्केल है, लॉगरिथमिक स्केल है। सो जैसे ही इंक्रीज होता है 1 मैग्नीट्यूड एनर्जी का, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ये 10x बढ़ जाता है, एंड जो एनर्जी है वो अप्रॉक्सीमेटली 31.6 है, तो इसको 32 बोला जाता है, राउंड फिगर में हम बोल देते हैं 32 एनर्जी इंक्रीज होती है। और जब हमारा एम्पलीट्यूड 10 इंक्रीज होगा एंड मैग्नीट्यूड 1 यूनिट इंक्रीज होगी। सो एनर्जी रिलीज का मतलब क्या है, जो इंटेंसिटी है वो उसमें बताते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में हम एनर्जी रिलीज को बताते हैं, इंटेंसिटी में हम इफेक्ट या डैमेजेस को बताते हैं कि कितने हुए, ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट इनमें से जेम्स सटन तो फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी हो गए, अर्थ इसमें जियोलॉजी इससे रिलेटेड नहीं है, अर्थक्वेक से एंड या अर्थक्वेक से रिलेटेड नहीं है। सो रिक्टर की हो गई मैग्नीट्यूड की स्केल, एंड मर्केली की हो गई इंटेंसिटी की स्केल, और जो मैग्नीट्यूड की स्केल है उसमें एनर्जी रिलीज को देखते हैं, जो मर्केली स्केल है उसमें हम डैमेज को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट यूज वाइब्रेशन इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी हम लोगों ने देखा सीस्मिक एनर्जी जब मूव करती है, वाइब्रेशन होता है, तो उसको किसने देखा, सीस्मोग्राफ ने, बट जो ग्रेविटेशनल फील्ड में एनर्जी वेरिएशन आता है वो हम किससे देखते हैं, ग्रेविमीटर से, ग्रेविमीटर। सो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता है, उसमें स्मॉल वेरिएशन आते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू रॉक डेंसिटी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और बॉडी, सेडिमेंट्री बेसिन, इन सब की वजह से। तो इनकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटी एनोमली जनरेट होती है, और इसी ग्रेविटी एनोमली को मेजर कौन करता है, ग्रेविमीटर मेजर करता है। तो ग्रेविमीटर का जो फंक्शन है वो कैसा होता है, मेजर करेगा वेरी स्मॉल चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फिर जिसको हम बोलते हैं डेल स्मॉल जी है। ग्रेविटी की यूनिट क्या है हमारी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो जियोफिजिक्स है इसमें ग्रेविटी एनोमली को कॉमनली गैल या फिर मिली गैल में एक्सप्रेस करते हैं, तो 1 गैल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एप्लीकेशन है ग्रेविटी सर्वे के क्या क्या है, एक तो मिनरल एक्सप्लोरेशन में होता है, डिटेक्ट करता है डेंस सल्फाइड डिपॉजिट्स को, आयरन ओर बॉडीज़ को, क्रोमाइट डिपॉजिट को, और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में ये सेडिमेंट्री बेसिन, सॉल्ट डोम, स्ट्रक्चर हाइट, इनको एक्सप्लेन करता है। क्रिस्टल स्टडीज़ में अगर हम देखें तो आइसोस्टेसी, क्रिस्टल थिकनेस एंड डीप स्ट्रक्चर्स को ये बताता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें अगर हम, तो सीस्मोमीटर, सीस्मोमीटर क्या मेजर करता है, तो सीस्मिक वाइब्रेशंस को मेजर करता है, हम बोल सकते हैं। रेजिस्टिविटी मीटर, रेजिस्टिविटी मीटर क्या करता है, मेजर करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को, जो कि यूज होता है फॉर द ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन। रेडियोमीटर मेजर रेडिएशन मेजर करेगा, ये रेडियोमेट्रिक सर्वे में यूज हो सकता है, जो रिमोट सेंसिंग उस पर मेजर हम इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, the true shape of the earth is oblate spheroid। क्या होगा, ऑब्लेट स्फेरॉइड होगा। अब ऑब्लेट स्फेरॉइड का मतलब क्या है, क्या हमारी जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, तो नहीं, हमारी जो अर्थ होती है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होती है। अर्थ हमारी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, और ड्यू टू दिस रोटेशन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ग्रेटेस्ट कहाँ पे होता है, एट इक्वेटर। एंड अर्थ क्या करती है, बल शो करती है आउटवर्ड एट इक्वेटर, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और पोल पे क्या करती है, स्लाइटली फ्लैटेंड हो जाती है। तो इक्वेटोरियल रेडियस जो होती है वो हमारी ज़्यादा होती है कंपेयर टू पोलर रेडियस, इसकी वजह से जो इसका शेप है उसको हम बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। ओके, अगर हमारी इक्वेटोरियल रेडियस है वो कितनी होती है, 63-78 होती है। ओके, और जो पोलर रेडियस है वो होती है 63-57, तो डिफरेंस कितना है, अप्रॉक्स 21 किलोमीटर का डिफरेंस आता है, और इसी फ्लैटनिंग की वजह से हम ये देखते हैं, और ये फ्लैटनिंग प्रूव करती है कि अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर में नहीं है। सो स्फेरॉइड तो बहुत जनरल हो गया है नहीं, ऑब्लेट स्फेरॉइड सही। एलिप्सॉइड पार्शली करेक्ट है, क्योंकि मैथमेटिकली जो अर्थ है उसको हम रेफरेंस एलिप्सॉइड से जनरेट करते हैं, जैसे जब हमारा WGS84 है, ArcGIS में जब हम यूज करते हैं तो उनमें हम इसको मैथमेटिकली स्फेरॉइड ही एलिप्सॉइड बनाते हैं, बट जो करेक्ट आंसर उस पर ऑब्लेट स्फेरॉइड आएगा। ओके, प्रोलेट स्फेरॉइड, प्रोलेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोलेट में क्या होता है, ऑब्लेट में इस तरीके से स्फेरॉइड बन रहा है एंड प्रोलेट में इस तरीके से बन रहा है, तो हमारी रेडियस यहाँ पे बल्ज आउट शो करी है, तो ये हमारा ऑब्लेट स्फेरॉइड होगा। ओके, सो ऑब्लेट
पोल एंड बल्जिंग एट इक्वेटर, हमारी ये अर्थ होती है जो हमारा शो करती है। ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम लोग नेक्स्ट सेट में करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड ट्राई करिएगा आंसर देने का, और कोई भी सजेशन होता है सो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।